नमस्कार दोस्तों। आज हम इस एक्सप्लेनर में कॉफी के एक बेहद ही शानदार और दिलचस्प वैश्विक इतिहास का विश्लेषण करने वाले हैं। प्राचीन किस्से कहानियों से निकलकर आज के आधुनिक भारतीय बावों की आर्थिक शक्ति तक। चलिए सीधे चलते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि आखिर एक छोटा सा बीज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस एक आश्चर्यजनक संख्या के साथ। 4000। एक मिनट के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए। ये उन इंडिविजुअल कॉफ़ी बीन्स की एग्जैक्ट गिनती है जिन्हें बिल्कुल हाथों से चुनना पड़ता है, तब जाकर सिर्फ 1 पाउंड रोस्टेड कॉफ़ी बनती है। सोचिए ज़रा, आपके उस एक कप मॉर्निंग कॉफ़ी के पीछे कितनी कड़ी मानवीय मेहनत छिपी है। ये नंबर उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब हर कप के पीछे इस अथक मानवीय मेहनत का सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये एक्चुअली एक प्राचीन कहानी से जुड़ा है। कहा जाता है यमन में कल्दी नाम का एक चरवाहा था। एक दिन उसने नोटिस किया कि उसकी भेड़ें कुछ लाल चेरीज खाकर अचानक से बेहद हाइपर एक्टिव हो गई हैं, मतलब बिल्कुल नाचने कूदने लगी हैं। उन्हीं झूमती भेड़ों ने एक जिज्ञासु सन्यासी का ध्यान खींचा, जिसने इन बीजों को उबालकर दुनिया का सबसे पहला स्टिमुलेटिंग ब्रू तैयार किया। एक छोटी सी घटना और इतना बड़ा आविष्कार। इस टाइमलाइन को देखिए, सदियों का लंबा सफर यहां आसानी से समझ आता है। 800 बीसी में ईस्ट में इसकी शुरुआत हुई, फिर 1475 आते आते कॉन्स्टेंटिनोपल में कीवा हान नाम का पहला कॉफी हाउस खुला। 1615 में वेनिशियन व्यापारी इस मार्केट में घुसे और फिर 18वीं सदी की शुरुआत तक फ्रेंच लोग इसके पौधों को अमेरिकास तक ले गए। बेसिकली एक डीपली गार्डेड अरबी राज आग की तरह फैला और ग्लोबल कमोडिटी बन गया। अब इस स्लाइड पर जो फैक्ट है वो थोड़ा शॉकिंग है। इस तेजी से बढ़ते व्यापार के पीछे बहुत तगड़ी पॉलिटिकल उथल-पुथल भी थी। कॉफ़ी इतना पोलराइजिंग मुद्दा था कि 1511 में मक्का के गवर्नर खैर बेग ने इस पर परमानेंटली बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? कायरो के सुल्तान ने इस दरख्वास्त को नामंजूर करते हुए उल्टा उस गवर्नर को ही मौत की सजा सुना दी। मतलब लिटरली एक ड्रिंक के पीछे फांसी। और ये कोट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यूरोप में कॉफ़ी को अल्टीमेटली धार्मिक स्वीकृति मिली कैसे। शुरू में लोगों ने इसे शैतान का ड्रिंक कहकर इसका विरोध किया, पर जब पोप क्लेमेंट VIII ने इसे ट्राई किया तो उन्होंने इसे बैनिश करने के बजाय बिल्कुल सीधे इसका शुद्धिकरण यानी बैप्टाइज ही कर दिया। उनका सीधा सा लॉजिक था कि इतनी लजीज चीज़ का आनंद सिर्फ काफिरों तक ही सीमित क्यों रहे। तो चलिए अब इस पूरे ग्लोबल ट्रेड के बोटैनिकल फाउंडेशन को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये मार्केट मुख्यतः दो किस्मों के बीच बटा हुआ है। एक तरफ है अराबिका, जो 3000 फीट की ऊंचाई पर उगती है। इसका स्वाद काफ़ी मीठा और डेलिकेट होता है और इसमें कैफीन की मात्रा आधी होती है। दूसरी तरफ है रोबस्टा। ये कम ऊंचाई पर उगने वाली एक हार्डी किस्म है, जिसका स्वाद थोड़ा वुडी या कड़वा होता है, पर इसमें कैफीन बिल्कुल डबल होता है। निर्यात होने से पहले इन बीन्स को प्रोसेसिंग के दो बहुत ही कठोर तरीकों में से किसी एक से गुजरना पड़ता है। या तो ड्राई प्रोसेस, जहां इन्हें धूप में सुखाकर मैकेनिकल हस्कर से छीला जाता है, या फिर वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस दरअसल हाई क्वालिटी वॉश्ड कॉफीज बनाने के लिए एक बहुत सुपीरियर सोकिंग मेथड माना जाता है और इनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जबरदस्त डिमांड होती है। अब इस ग्लोबल बोटैनिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा जूम इन करके सीधे भारत चलते हैं। लगभग 1600 AD के आसपास एक भारतीय सूफी संत बाबा बुदान ने एक बेहद ही साहसिक काम किया। उन्होंने यमन से कॉफ़ी के एग्जैक्टली 7 बीज चुपके से अपने सीने पर बांध लिए और इन्हें स्मगल करके सीधे कर्नाटका ले आए। उनकी इस एक डेयरिंग एक्ट के चलते ही हमारे इस पूरे उपमहाद्वीप की कॉफ़ी हेरिटेज का जन्म हुआ। बाबा बुदान के लाए गए उन 7 बीजों ने ही आगे चलकर मैसिव कमर्शलाइजेशन का रास्ता खोला। जब एक ब्रिटिश मैनेजर J.H. जोली ने इस क्षेत्र की जबरदस्त एग्रीकल्चरल पोटेंशियल को देखा तो उन्होंने तुरंत मायसोर सरकार से 40 एकड़ जमीन की मांग कर दी, ताकि यहां कमर्शियल प्लांटेशंस शुरू किए जा सकें। बस यहीं से एक व्यावसायिक तौर आगे बढ़ा। आज देखा जाए तो इंडियन कॉफ़ी इकोसिस्टम पूरी दुनिया में बिल्कुल यूनिक है। उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये 2 टियर एवरग्रीन नेचुरल शेड कैनोपीज के नीचे उगती है। दूसरा, 13 क्षेत्रों में 16 अलग अलग किस्में मिलती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, 82% जमीन छोटे किसानों यानी स्मॉल होल्डर्स के पास हैं, जिनकी जमीन 10 हेक्टेयर से भी कम है। ये एक्चुअली एक विशाल इकोसिस्टम है जो छोटे किसानों के दम पर चल रहा है। आप जरा प्रोडक्शन नंबर पर आते हैं। 3,16,000 मेट्रिक टन। इस मैसिव आउटपुट और इस चार्ट को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है।
भले ही भारत की अराबिका कॉफ़ी का इतिहास बहुत रिच रहा हो, लेकिन आज की डेट में मॉडर्न प्रोडक्शन में हार्डी रोबोस्टा का ही दबदबा है, जो अकेले 70% हिस्सा कैप्चर किए हुए हैं। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो ये प्रोडक्शन ओवरवेलमिंगली हमारे दक्षिणी राज्यों में ही केंद्रित है। यहाँ अकेला कर्नाटका स्टेट ही पूरे देश की कॉफ़ी का आधे से ज़्यादा यानी एग्जैक्टली 53.83% प्रोड्यूस करता है। उसके बाद केरल 18% और तमिलनाडु लगभग 8% के साथ आते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं? भारत अपनी कुल कॉफी का 70% एक्सपोर्ट कर देता है। इस टेबल से समझ आता है कि यूरोप में भारतीय बीजों की कितनी बड़ी एपेटाइट है, स्पेसिफिकली इटली में। वहां के लोग अपनी एस्प्रेसो के थिक क्रीमा के लिए इंडियन रोबोस्टा के बिल्कुल दीवाने हैं। उसके बाद जर्मनी और रशिया का नंबर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सदियों पुराना ट्रेड डेटा, बोटानिकल हिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फैक्ट्स आए कहाँ से? तो मैं क्लियर कर दूं, ये सारी जानकारी इन सोर्स जर्नल्स के अंदर की गई डीपली एकेडमिक और लीगल एनालिसिस से ली गई है। हमारी इस एक्सप्लेनर में दिखाई गई हर चीज़ बहुत कड़ी और ठोस रिसर्च पर आधारित है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे आज इंडिया में डोमेस्टिक कैफे कल्चर तेजी से बूम कर रहा है, वैसे वैसे सदियों पुरानी ये एक्सपोर्ट पर निर्भर खेती खुद को कैसे बदलेगी? आज जब बड़े बड़े रिटेल चेन्स तेजी से फैल रहे हैं, तब एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट इस प्राचीन कृषि विरासत के अगले अध्याय को दोबारा लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे क्या होगा, ये देखना वाकई मजेदार होने वाला है।